आज यूपीएससी को 100 साल हो चुके हैं और मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि मुखर्जी नगर में रह करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आगे के जो आने वाले 100 साल हैं उनमें यूपीएससी से क्या सुधार, क्या चेंजेस चाहते हैं। और पिछले जो 100 साल रहे हैं जिसमें तमाम चेंजेस हुए, सीसेट आया, एथिक्स का पेपर ऐड हुआ और जो तमाम क्वालिफाइंग पेपर ऐड हुए, उसमें इनका क्या ओपिनियन है, क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहित जौरवाल है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर। और 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ मैं। सर पहले तो मैं बात करना चाहूँगा पिछले 100 सालों की कि पिछले 100 सालों में कैसे यूपीएससी ने मतलब एक राष्ट्र निर्माण की कैसे नींव रखी, जो सिविल सर्विसेज को बोला जाता है कि वो आयरन स्टील है एक तरीके से देश की सेवा के लिए। तो सर जैसे कि काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए, जैसे कि सीसेट लाया, एथिक्स लाया गया। एथिक्स पेपर का रोल रहा उसमें, जैसे कि इंटीग्रिटी जैसे कंपेनियन जैसे जो भी चीज़ें थी वो सीखने को मिली। मतलब लोग उन्हें पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ फील भी करते हैं कि हाँ ये कुछ चीज़ें होती हैं तो इन्हें हम अपने जीवन में भी उतारें। जैसे सीसेट पेपर आया तो उससे रीजनिंग और जो लॉजिकल थिंकिंग थी उससे भी कहीं ना कहीं हेल्प मिला था। और शुरुआत उससे हुआ क्या कि जो एक्चुअल में उससे जो सीसेट लाने से हुआ ये कि जो मैथ वाले बैकग्राउंड के जो भी बच्चे थे, जो पहले होता था कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से काफ़ी बच्चे जाते थे, जैसे जैसे जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, उसमें कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स की भी ज़रूरत है जो कि क्या लॉजिकली भी थिंकिंग कर सकें। जैसे कि एआई है अभी, तो एआई के बारे में वो और अच्छे से जान पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी वाले नहीं सोच सकते, पर अगर कोई इंजीनियर जाता है उस बैकग्राउंड में तो वो और अच्छे से लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा। तो इन चीज़ों का रोल रहा है उस चीज़ में, जैसे सेव करने में अच्छे से सेव कि कैसे सिविल सर्विसेज को और अच्छे से सेव किया जाए। और रही बात यूपीएससी की, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कर जितने अच्छे से यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है स्मूथली, कभी कोई पेपर लीक नहीं होना, पेपर का एक लेवल होना, मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे सामान्य जीवन से काफ़ी हद तक जुड़े होते हैं, और जो इंटरव्यू का जो लेवल है वो जिसमें वो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो साफ देख के काफ़ी एक लगता है कि एक जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया। हिंदी मीडियम वाले कहते हैं जब से सीसेट आया है उनके जो क्वालिफाइंग होने के जो परसेंटेज है ना वो काफ़ी डाउन हुआ है, जाकर के मेंस तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि सीसेट ना हटे, सीसेट हट जाए जा करके, सो दैट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बीटेक बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी जो संख्या थोड़ी सी कम हो जाए। ह्यूमैनिटी वाले बच्चे ज़्यादा हैं और हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे भी ज़्यादा हैं। तो क्या लगता है कि उनकी जो समस्या है वो सही है? सर मैं खुद भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, पर मेरे साथ एक बात है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और मैथ मेरे साथ रही है शुरू से। सर डिमांड अगर देखी जाए उनकी, तो हिंदी वालों को ये डिमांड देखा जाए तो ये सही डिमांड नहीं है, क्योंकि रीजनल डायनामिक्स देखने से पड़ते हैं पूरी चीज़ों के कि क्या डायनामिक्स हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं इंजीनियर वाले स्टूडेंट ना आए, तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखिए कि कैसी चीज़ें हो रही हैं। साइबर क्राइम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, रोबोटिक्स जैसी चीज़ें आ रही हैं। तो उसमें साथ साथ आपको ह्यूमैनिटीज़ प्लस इंजीनियरिंग प्लस बायोलॉजी वाले सारे जो बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं वो सारे चाहिए होंगे। यहाँ इंजीनियरिंग की बात नहीं है, यहाँ बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इतने ही ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल है ना एक बायोपायरेसी जैसी चीज़ चल रही है। तो उसमें अगर वो लोग जितना ज़्यादा आएंगे उनसे भी उतनी ही हेल्प मिलेगी। तो जितने ज़्यादा डिफरेंट बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होंगे यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में आईएएस आईपीएस बनेंगे, उतने ज़्यादा वो एक कंट्री को और आगे ले जा पाएंगे। आप कहीं भी देख लीजिए जहाँ विविधता नहीं होती है ना, वहाँ पे चीज़ें ना कहीं करके ना वहाँ पे कुछ कमजोरियाँ आती हैं और चीज़ें कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। जितनी ज़्यादा विविधता होंगी, जितनी ज़्यादा डायनामिक्स चेंज होंगे, उतने ज़्यादा ये ना और अच्छे से चीज़ें इवॉल्व हो पाएंगी और अच्छे से कंट्री को चलाने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कंट्री को चलाती है, तो हमें कंट्री को चलाना है। तो और यूपीएससी में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले ही जाएंगे। तो उनकी हाँ हार्ड फीलिंग ये हो सकती है कि उनके साथ एक ये नाइंसाफ़ी ज़रूर हो जाती है। जब सीसेट का पेपर जब बहुत ज़्यादा टफ आता है, जैसे 2023 के पेपर था, वो टफ पेपर था क्योंकि उसमें जैसे नंबर सिस्टम है वो अच्छे लेवल का था। मैं आईआईटी से पास आउट हूँ, तो मुझे भी उसे सॉल्व करने में दिक्कतें हुई थी। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप है ना उसकी और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे जितना देखा है ना कि बच्चे लास्ट के 40 से 45 दिनों में प्रेफर करते हैं उनकी तैयारी करना, बोलते हैं कि हो जाएगा कर लेंगे। जबकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उसको, सीसेट भी सॉल्वेबल है, क्योंकि 33% लाना होता है। ये नहीं कि उसमें आपको 100 नंबर लाने हैं या 120 नंबर लाने हैं। ये अटैम्प्ट्स के बारे में क्या कहते हैं? अटैम्प्ट्स और जो एज क्राइटेरिया है 6 अटैम्प्ट, 9 अटैम्प्ट, 9 अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स, और एज क्राइटेरिया है 30-32 साल और 36 साल। क्या लगता है कि एज क्राइटेरिया थोड़ा कम होना चाहिए और अटैम्प्ट बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए? क्या सोचते हो?
सर मैं जहाँ तक सोचता हूँ इस बारे में कि मेरा मानना ये है ना कि जो यूथ पावर है ना उसे उसका हमको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यूपीएससी को इस बारे में अब सोचना तो चाहिए कि जो यूथ पावर है ना उसका हम यूज कैसे कर सकें, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है ना अभी हमारा बहुत काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप देखें ना तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस, बीपीएससी सारे पेपर का ना एक साथ वो लेके चलते हैं और इस एज में बहुत सारे 32, 33, 34 की एज तक पहुँच जाते हैं। तो उनकी वो यूथ पावर यूज ही नहीं हो पाते, जबकि अगर वो उसी यूथ पावर का किसी कंपनी में यूज करें या गवर्नमेंट की कोई और जॉब हो तो उसमें यूज करें तो अच्छे से हम एक कंट्री को और अच्छे से चला पाएंगे। जितने ज़्यादा यूथ होंगे हमारे कंट्री सिविल सर्विसेज में होंगे या नॉर्मली और किसी जॉब में भी होंगे या मान लीजिए एनजीओ में भी होंगे, कहीं से भी हेल्प मिलेगी उतनी ज़्यादा कंट्री और ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये तो सोचना पड़ेगा कि एज की जो लिमिट है वो कम की जाए और अटेम्प्ट के बारे में आई थिंक कि ये यूपीएससी के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि उन्हें सोचना चाहिए, पर एज ग्रुप के बारे में ज़रूर यूपीएससी को सोचना चाहिए कि यूथ पावर का और कैसे बेटर, जैसे आजकल उन्होंने एक प्रतिभा पोर्टल जो शुरू किया प्रतिभा सेतु, जिसके थ्रू वो और बैंकिंग वगैरह कहीं और उन्हें जॉब मिल सके, वो काफ़ी अच्छा डिसीजन है उनका, क्योंकि उससे वो उसी यूथ पावर का यूज कर सकते हैं। पर आई थिंक ये जो डिसीजन वाली चीज़ें कि 6 अटैम्प्ट 9 अटैम्प्ट 12 अटैम्प्ट ये जो गवर्नमेंट है मैं उसी पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये उनका पर्सनल गवर्नमेंट का डिसीजन है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ना संसदीय समिति ने एक सुझाव दिया था कि जैसे सीबीएसई में 2 बार एग्ज़ाम होने लगे हैं अब जा करके, जेईई मेंस का भी साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम भी साल में 2 बार हों, प्रीलिम्स 2 बार हों। क्या लगता है ये होना चाहिए? सर इसी पे ही है ना यूपीएससी का जवाब भी आया था, अगर आपने देखा हो तो यूपीएससी ने बोला था कि जैसा एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है जो मीट करती हैं, सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो खाली सिलेबस तक और पेपर तक ही लिमिटेड नहीं है। जो प्रिपरेशन आप करते हो ना इससे आपका कैरेक्टर शेप होता है, कैरेक्टर निकल के आता है। ये जो 2 सालों से यहाँ बच्चे रहते हैं जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि कैसे कम खर्चे में रहना है उन्हें, कैसे वो जो जैसा भी खाना मिलता है उसे रहना, कैसे डिफरेंट जो लोग मिलते हैं उनके साथ कैसे उन्हें घुल मिल के रहना है, जो प्रॉब्लम्स आती है उन्हें कैसे फेस करना है, तो ये उस सब कैरेक्टर को शेप करते हैं जो कि एक अच्छे सिविल सर्वेंट के लिए ज़रूरी है। रही बात 2 बार एग्जाम करने की, सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेबस इतना डाइवर्स और वाइड है ना सर कि उसको 6 महीने में कंप्लीट करना किसी भी, अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन करेंगे ना सेल्फ प्रिपरेशन, तो आराम से आपको 10 to 12 मंथ्स लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप कोचिंग के थ्रू करेंगे तो भी आपको 10 to 12 मंथ लगेंगे ही लगेंगे। अब इतनी बड़ी एग्ज़ाम के लिए जहां आपको कंट्री आगे चल के आपको ब्यूरोक्रेसी में बैठना, कंट्री की जो पॉलिसी है वो आपको तय करनी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको केस स्टडी लेने हैं, इन सब चीज़ों में सर जल्दीबाजी करना कहीं से भी कोई बुद्धिमानी तो नहीं होगी। चेंजेस क्या चाहते हो? अगर 100 साल का अगर यूपीएससी का अगर आप देख रहे हो कि जब 100 साल हो जाएं और यूपीएससी का जो पूरा पैटर्न है या कुछ पैटर्न चेंज हो जाए, क्या पैटर्न चेंज करवाना चाहते हो? सर पैटर्न तो मैं सबसे पहले एक जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगी है वो यूपीएससी की ये लगी है सर, जो जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है ना, जैसे प्रीलिम्स होता है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोचिंग के आंसर की से 100 नंबर आ रहे हैं, अब रिजल्ट आएगा उसे लगेगा कि उसका हो गया है, रिजल्ट आता है तो उसका नाम लिस्ट में नहीं है, तो उसे ये पता नहीं चल पाता कि उसकी गलती क्या है, क्योंकि यूपीएससी आंसर की रिलीज नहीं करती, आंसर की रिलीज करती है जब पूरा रिजल्ट आ जाता है उसके बाद भी। तो बच्चा 1 साल तक यही सोचता रहता है जो भी एस्पिरेंट है कि मेरी क्या गलती रही है, उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता है उसके बारे में। तो सर एक तो वो पूरी क्या बोलते हैं कि आंसर की वो रिलीज़ करें और बताएं कि हाँ भाई ये चीज़ आंसर की तो रिलीज़ करते हैं वो, आंसर की सर रिलीज़ करते हैं 1 साल बाद। आप खुद सोचिए कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस मैं सोचे जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ तो मैं बस सोचता रहूँगा कि मेरे क्या क्वेश्चन गलत हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऊपर सर अगर आप देखें लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर जो थे जो कि आउट ऑफ द सिलेबस, मतलब कैसे कहाँ से आउट ऑफ द किताब जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें नहीं लिखी हुई है, ऐसे उन्होंने आंसर दिए थे। तो उनका क्या सोर्स है, उन्होंने वो कैसे वो आंसर दिए हैं और वो क्वेश्चन डिलीट किए हैं, वो किस बेस पे किए हैं, ये भी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज यूपीएससी के चेयरमैन ने टाउन हॉल किया था, उसमें एक कैंडिडेट का ये आया था, क्वेश्चन आया था कि आपको ना जो आंसर शीट है ना वो भी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो चेयरमैन थे उन्होंने ये कहा था जाकर के कि जब हम आंसर की प्रोवाइड कर देते हैं तो आंसर शीट प्रोवाइड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से ही बच्चे देख लेते हैं कि हमारा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो क्या लगता है आंसर शीट ही प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? सर देखिए सबसे पहले तो आंसर की बात, आंसर की आती है 1 साल बाद, तो ये बात तो कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो कि आंसर की के बेस पे कोई पता चल कि आंसर की 1 साल बाद आती है और तब तक 1 साल तक बच्चे इसी भ्रम में रहें कि उनका होगा या नहीं होगा। मैं आंसर शीट की बात, जो मेंस की बात है, ये एक शायद यूपीएससी इसमें एक प्राइवेसी वाला मामला भी रखती है कि क्या पता कि
मुझे कम्प्लीटली मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्यों वो आंसर शीट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। आप अगर ऐसा कर लीजिए कि आंसर शीट जो प्रोवाइड करनी है आप उसका कुछ ऑनलाइन एविडेंस दिखा दीजिए उन्हें, या कुछ ऐसा बता दिए कि ये 7 दिन की विंडो, इस 7 दिन की विंडो में आप ये कर लिए। क्योंकि बच्चे को, जैसे मैं मेंस लिखा मैंने, मुझे पता ही नहीं कि मेरी क्या कमियाँ रही हैं, तो अगर मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो फिजिकली मेंटली भी अगर मैं याद रखूंगा कि मैंने क्या क्या आंसर लिखे हैं उस क्वेश्चन के लिए, तो सर मैं सारी बातें याद नहीं कर पाऊंगा। सिंपल है, मुझे किस बेस पे क्या मार्क्स मिले, अगर मुझे वो देखने में मिल जाते हैं तो मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगा, मैं अपनी गलतियों को और अच्छे से सुधार पाऊंगा। तो ये डिमांड जायज़ है, इस डिमांड में कोई भी कहीं से कमी नहीं है। इसमें मैं उस एस्पिरेंट का सब सपोर्ट में ही हूँ जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, एथिक्स का पेपर जो ऐड हुआ था जा करके, उससे क्या लगता है कि जो IAS बन रहे हैं या IPS बन रहे हैं, क्या वो अभी भी करप्शन कर रहे हैं, या फिर करप्शन में थोड़े से जो रेट्स हैं, जो परसेंटेज है वो डाउन हुआ जा करके? सर एथिक्स का पेपर वैसे देखा जाए तो एथिक्स के अगर किसी भी IPS या IAS का करप्शन करने का अगर चीज़ें हम देखें ना सर, तो एक पेपर का उससे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आप इसे देखिए, इसे आप देखिए कि जैसे उसकी परवरिश होती है, जिन माहौलों में वो पला बड़ा होता है, जैसे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। विद्यालय में या स्कूल में क्या सिखाया है, कॉलेज में उन्होंने क्या सीखा है। आप सोचिए कि एक बच्चा 20-25 साल तक उसने यही देखा है कि अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो थोड़े से रुपए तो जल्दी काम हो जाएगा, अगर मैं किसी पटवारी के पास जा रहा हूं तो वो मेरी बात नहीं सुन रहा है तो उसके PO को कुछ रुपए तो जल्दी। जिसने यही सीखा है और UPSC की तैयारी करने आ गया और वो उसको आप एक पेपर दे दीजिए, कुछ बातें उसके पेपर माइंड में आएंगी कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पर सर जो लाइफ टाइम उसने सीखा है उसका क्या? तो सिस्टम का इसमें ज़्यादा बड़ा रोल है बजाय एक पेपर का। वो पेपर खाली एक जरिया है कि वो तुम्हें खाली बस क्लियरिटी दिखाएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जबकि उसका कैरेक्टर पहले ही सेप हो चुका है कि वो करप्शन कि करेगा, करप्शन की उसके माइंड में वो बातें बैठ चुकी हैं। वहाँ पे जब वो एथिक्स पढ़ता है तो उसके दिमाग में डायलेमा आता है, उसके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि ये चीज़ें सही भी हैं या नहीं है, तब वो सोचना शुरू करता है। पर इतना कम टाइम होता है ना सर कि जो उसका कैरेक्टर डेवलप हुआ है 20-25 सालों में, वो तुरंत एक पेपर के दम पे नहीं सही हो सकता। अगर कोई और जो इस बात को सोच लेता है 1-2 सालों में, वो सर अच्छे IPS IAS निकलते हैं। जैसे आप अशोक खेमका सर को देख सकते हैं, TN शेषन सर को देख सकते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं। जबकि कुछ ऐसे भी वो रहे हैं IPS, जैसे मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक IAS अधिकारी मिलने गए थे विक्टिम से, कोई तो विक्टिम थे शायद किसी इंसिडेंट का शिकार, तो उन्होंने अपने जूता जो पैर था वो बेड का जो हॉस्पिटल में जो बेड उस पर रख के वो उनसे बात कर रहे थे। तो ये बात तो एथिक्स के पेपर में अब उन्होंने पढ़ने के बाद भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़, ये क्या बताती है कि आपका जो कैरेक्टर वो 20-25 सालों में डेवलप हुआ है वो कैसा है। तो एथिक्स का पेपर का रोल है, पर सर इससे ज़्यादा रोल होगा उनसे कि पहले आपकी जो अपब्रिंगिंग्स है वो कैसी हुई है। चला एक और क्वेश्चन है कि अभी कुछ दिन पहले ना एजुकेशन जो आइटम्स पे GST जो 18% था, कुछ पे 5% कर दिया, कुछ पे 0% कर दिया। बिल्कुल। अभी भी जो सर्विसेज हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई पर आप कोर्स करते हो या फिर कोचिंग लेने जाते हो, वो 18% GST लगता है। क्या गवर्नमेंट को 18% GST जो एजुकेशन सेक्टर पे लग रहा है वो भी हटा देना चाहिए? सर देखिए, इसके बारे में ना डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि हटा देना चाहिए या नहीं हटा देना चाहिए। कोई भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में पहले देखना पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन तो ऐसा है कि सबको मिलनी चाहिए, कम पैसों में मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं फ्री में मिलनी चाहिए। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर 18% GST है, तो कहीं ना कहीं वो 2 लाख पे 36,000 रुपये ज़्यादा लेंगे जा करके। तो फिर ये तो भार जो है मिडिल क्लास और गरीब बच्चों में पड़ता है। सर अगर 18% GST की बात करें ना सर, जैसे जैसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास सर जैसे जैसे ना सोर्स ज़्यादा बढ़ते जाएंगे ना, वैसी गवर्नमेंट है ना कम करती जाएगी इन चीज़ों को। पर हाँ, अगर आपको GST अगर बढ़ानी है ना तो आप है ना सिन गुड्स पे ज़्यादा बढ़ाएं, जैसे अल्कोहल है, तंबाकू, सिगरेट पे। आप ऐसा करिए, अगर आपको GST रखने, आपको एजुकेशन से भी अगर पैसा लेना है तो आप एजुकेशन को 5% वाली स्लैब में डाल दीजिए। क्योंकि उससे क्या हुआ ना कि जो शिक्षा का अधिकार है ना, RT है, राइट टू एजुकेशन है, वो सबको और ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगा। पर मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट इस बारे में अभी तक सोच क्यों नहीं पा रही है। अगर नहीं सोच पा रही है तो उसके जरूर कुछ ना कुछ रीजंस तो रहे होंगे कि कुछ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं ना कि गवर्नमेंट ने भी इसका क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया है। अगर वो क्लियरिफिकेशन आता है तो ये शायद और अच्छे से पता होगा, या क्या बोलते हैं लोकसभा में या जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उनमें सवाल उठेगा तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ पाएगी। क्योंकि सर जब तक शिक्षा जब तक समाज के बिल्कुल निचले तबके तक नहीं पहुंचेगी ना, तब तक सर वो गरीबी और वो जो बेरोजगारी है ना, वो समानता, जितनी भी जो हम बात करते हैं ना लाइवलीहुड वगैरह, पर कैपिटा इनकम, वो सही नहीं हो पाएंगी। क्योंकि एक ही तरीका है
कि एजुकेशन को निचले तबके तक पहुंचाइए, तभी आपकी कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगी। तो ये ज़रूर बात है कि एजुकेशन को आप 18% स्लैब से तो ज़रूर निकालिए, अब उसे 0% में 5% में रखना ये गवर्नमेंट का वो डिसीजन होना चाहिए। अब जल्द में जहाँ तक समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर जिस तरीके से काम कर रही है, ज़रूर इस बारे में कोई ना कोई डिस्कशन तो ज़रूर हुआ होगा, और जल्द मैं मतलब ये भी आशा करता हूँ कि ज़रूर इस गवर्नमेंट है ना इस बात पर कोई ना कोई टिप्पणी ज़रूर करेगी या क्लेरिफिकेशन ज़रूर देगी कि ऐसा क्यों है। थैंक यू। थैंक यू सर।